हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि ये क्लास कल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आनी थी भाई, लेकिन तो कल लाइव फॉर्मेट में आनी थी, लेकिन लाइव में आ नहीं पाई क्योंकि भाई मैंने 2 बार क्लास स्टार्ट की और दोनों बार क्या हुआ कि भाई क्लास कट गई या फिर उसमें वॉइस सही से नहीं आ रही थी। तो इसलिए जो है दोनों बार आप लोगों की क्लास सही से हो नहीं पाई, ठीक है? तो आज फिलहाल अभी हम लोग क्या देख रहे होंगे, भारत का संवैधानिक विकास देख रहे होंगे 1773 से 1950 तक, और साथ में क्या देख रहे होंगे हम, भारत का संवैधानिक विकास और जो है क्या देख रहे होंगे, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग देख रहे होंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए पहला एक्ट कौन सा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। कौन सा था भाई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए पहला एक्ट था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था भैया प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। लेकिन हुई कब भाई? तो 1774 में हुई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1784 में पारित हुआ। कब हुआ? 1784 में हुआ। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भाई किस एक्ट द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया भाई, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 का जो है संशोधन एक्ट जो था उसके तहत जो है क्या किया था, गवर्नर जनरल को जो है मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई भाई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया भाई, ठीक है। शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें जो है शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। 1813 का क्या था? चार्टर एक्ट था। कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया, चाय और चीन को छोड़कर? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत कंपनी के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। सिर्फ अब उसका एकाधिकार कहां पर बचा था? चीन पर। चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही करेगी और चाय का व्यापार सिर्फ और सिर्फ कंपनी करेगी। बाकी अब और हर एक चीज का व्यापार जो है हर एक कंपनी हर एक मॉड्यूल आकर जो है कर सकता था, ठीक है। किस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति थी। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाएगा? तो 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 वगैरह से, और जो है जो भी गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? मतलब भाई जो चीन और चाय के साथ, चाय पर जो है इसका अभी तक एकाधिकार बचा हुआ था कंपनी का, उसको भी पूर्णतः जो है 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य किस एक्ट के तहत जोड़ा गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत विधि सदस्य लॉ मेंबर जोड़ा गया था गवर्नर जनरल की परिषद में। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य किस एक्ट के तहत? 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत। प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को। किसको भाई? लॉर्ड मैकाले को जो है प्रथम विधि सदस्य के रूप में
शामिल किया गया? लॉर्ड मैकाले, ये याद रखना। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी किस एक्ट के तहत घोषित किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट, और जो है 1843 में उन्मूलन हुआ था। इसका क्या हुआ था? उन्मूलन हुआ था। ठीक है। किस एक्ट द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, 1853 का चार्टर एक्ट। मैकाले समिति सिविल सेवा से संबंधित तय का गठन कब हुआ था? तो 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ था। किसका हुआ था भैया? मैकाले समिति का गठन हुआ था 1854 में, जो कि सिविल सेवा से संबंधित था। भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर निकालकर जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है किस एक्ट के तहत सौंपा गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। 1858 के अधिनियम के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। कौन थी भाई? महारानी विक्टोरिया 1858 के अधिनियम के समय जो है ब्रिटेन की महारानी थी। 1858 के अधिनियम के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी भाई? तो महारानी विक्टोरिया थे। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के तहत क्या हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत के राज्य सचिव का पद किस एक्ट के तहत एक्ट से सृजित हुआ था? तो 1858 का जो एक्ट था उसी के तहत जो है भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो है किस एक्ट के तहत या किस एक्ट से जो है सृजित हुआ था? तो 1858 का जो एक्ट था उसके तहत भारत के राज्य सचिव का जो है पद निकाला गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की जो है भारत परिषद बनी थी? तो 15 सदस्यों की जो है इंडियन काउंसिल बनी थी। इंडियन काउंसिल कितनी बनी थी? 15 सदस्यों की बनी थी, जो कि भारत सचिव की सहायता के लिए बनी थी। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1858 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है एक्ट को जो है समाप्त कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को कहां पढ़ा गया? तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जो कि जो है 1858 में पढ़ा गया। वो कहां पर पढ़ा गया भाई? तो वह जो है भाई इलाहाबाद में जो है पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत परिषद अधिनियम 1861 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत परिषद अधिनियम 1861 की सबसे प्रमुख विशेषता गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको इसीलिए कई बार बोल रहा हूँ। ठीक है, जिससे एकदम रट उठे। 1861 के एक्ट द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? तो 6 माह होती थी। 1861 के एक्ट द्वारा जारी जो अध्यादेश होते थे उनकी अवधि कितनी होती थी? 6 माह होती थी। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में की थी। कब की थी भाई? 1859 में जो है विभागीय प्रणाली जो है पोर्टफोलियो सिस्टम किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। कब की थी? 1859 में की थी। विभागीय प्रणाली को जो है कानूनी मान्यता किस एक्ट से जो है मिली थी? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है विभागीय प्रणाली को जो है कानूनी मान्यता मिली थी। ठीक है। कानूनी मान्यता किस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली को मिली थी? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो था। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो 1861 का एक्ट था, जिसमें जो है भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है शामिल करने की शुरुआत हुई थी। किसके तहत? 1861 के तहत जो है भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हुई थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को परिषद में जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को 1862 में जो है
लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था? तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को जो है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया था। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी? यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत किस एक्ट के तहत? 1861 का जो एक्ट था उसमें भारत में जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट के तहत? 1861 का एक्ट था उसी के तहत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? तो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? तो 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली जो थी उसकी शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला? 1892 का जो एक्ट था उसके तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला था? तो 1892 का एक्ट था। क्या 1892 के एक्ट में सदस्यों को जो है पूरक प्रश्न करने का अधिकार मिला, यानी कि पूर्ण प्रश्न करने का अधिकार मिला? नहीं भाई, 1892 का जो एक्ट था उसमें सदस्यों को जो है पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं मिला। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। भाई 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1919 में भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। कौन था भाई? लॉर्ड मिंटो 1919 में भारत का वाइसराय था। 1919 में भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। ठीक है। 1919 में भारत का सचिव कौन था? 1919 में भाई भारत का सचिव कौन था? जॉन मार्ले था। 1919 में जॉन मार्ले था, तभी इसको मार्ले मिंटो जो है सुधार कहा जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, मार्ले मिंटो सुधार। ये हो गया मिंटो, ये हो गया मार्ले। मिंटो जो था वाइसराय था और जो जॉन मार्ले जो है क्या था? सचिव था। ठीक है। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो है जनक किसे कहा जाता है भाई? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसके कहा जाता है भारत में? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1919 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है क्या किया गया? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। विधान परिषद के सदस्यों को जो है पूरक प्रश्न करने का अधिकार किस एक्ट में मिला? तो भाई वह जो है 1919 का जो है अधिनियम था उसके तहत मिला था। किसके तहत भाई? 1919 का अधिनियम जो था उसके तहत जो है मिला था। ठीक है। एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ भाई। भाई यो क्या हो गया? नोटबुक एलएम का भाई वाटर मार्क था, मैं सोचा हटा दूं। उन्होंने ना कहोगे नोटबुक एलएम से सब बना है। भाई नोटबुक एलएम से ही बनवाता हूँ। कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए, बना कहीं से हो। बना कहीं से हो भाई, कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, कहाँ से बना, किस प्रकार से बना, इससे नहीं। ठीक है। वाइसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। वाइसराय की कार्यपालिका की जो है कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को परिषद में कौन सा पद दिया गया था? तो विधि सदस्य दिए थे। क्या था भैया? ये विधि सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है। हमने सांप के दांत बोए और इसका परिणाम भयंकर हो गया, ये किसने कहा था भाई? लॉर्ड मिंटो ने कहा था मार्ले को लिखे पत्र में। मार्ले को लिखे पत्र में लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा था कि हमने सांप के दांत बोए हैं, इसका परिणाम भयंकर होगा, ये किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। भाई देखो, अब वही चीज, वाइसराय कौन था 1919 में?
लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सचिव कौन था? माउंटेग्यू था। 1919 का एडविन माउंटेग्यू था। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत? 1919 के तहत जो है लाया गया था। भारत प्रांतों में जो है द्वैध शासन, डायरकी जो है भाई वो किसके तहत लाई गई थी? 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन जो है प्रांतों में लाया गया था। द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? लियोनिल कर्टिस को। लियोनिल कर्टिस को जो है क्या कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है भाई? लियोनिल कर्टिस को कहा जाता है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। 1919 के एक्ट में प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में बांटा गया? तो आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित इन दो भागों में 1919 के एक्ट को जो है प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका किस एक्ट द्वारा स्थापित की गई? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो है वह स्थापित की गई थी। 1919 के एक्ट द्वारा स्थापित दोनों सदन कौन से थे? तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा जो ये थे 1919 के एक्ट द्वारा स्थापित दोनों सदन थे। ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका किस एक्ट द्वारा स्थापित की गई? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम था। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत? 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का एक्ट किस 1919 में? 1919 के एक्ट में प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में? आरक्षित और हस्तांतरित। ये याद रखना। ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस एक्ट में दिया गया? तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें महिलाओं को पहली बार जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार किस एक्ट में? 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए जो है पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया 1919 का अधिनियम। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान जो है किस गठन के जो है प्रावधान जो है किस एक्ट में था? तो 1919 का अधिनियम जो था उसके तहत जो लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका भैया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। एक वैधानिक आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया जिसने जो है 10 वर्ष बाद जो है रिपोर्ट दी थी? 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसे जो है 10 वर्ष बाद क्या देनी थी? अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस वैधानिक आयोग का नाम क्या था भाई? जो 1927 में ही आ गया भाई। इसको तो 1929 में आना था लेकिन 27 में ही आ गया भाई। उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। क्या था भाई? साइमन कमीशन था। भारत का सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1919 का अधिनियम। पहले भारत से ही दिया जाता था लेकिन तो जो है 1919 का अधिनियम जो हुआ उसके तहत जो है भारत का सचिव का खर्च जो है ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। चेंबर ऑफ प्रिंसेज यानी कि नरेंद्र मंडल की स्थापना किस एक्ट के सिफारिशों के आधार पर हुई? तो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत 1921 में स्थापित किया गया था चेंबर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है। किस एक्ट को उत्तरदायी सरकार की दिशा में पहला कदम माना जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है उत्तरदायी सरकार की दिशा में पहला कदम माना जाता है। 1773 के एक्ट से पहले अंग्रेज भारत का जो है भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल व्यापार करना था। जब 1773 का एक्ट नहीं आया था उसके पहले। सिविल सेवकों की खुली भर्ती का प्रयास पहली बार किस एक्ट में किया गया जो विफल रहा? तो 1833 का जो है चार्टर एक्ट था जिसमें जो है विफल रहा था। खुली भर्ती का जो है पहला बार जो है प्रयोग किया गया था जो विफल रहा था 1833 में। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की रोक लगा दी गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ब्रिटिश संसद का सबसे कड़ा नियंत्रण किस एक्ट से शुरू हुआ? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें जो है ब्रिटिश संसद का सबसे कड़ा नियंत्रण जो है शुरू हुआ था। ठीक है।
किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपने परिषद के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1776 का जो 1786 का जो एक्ट था उसके तहत जो है गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ठीक है। ब्रिटिश भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? ब्रिटिश भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1833 के एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। ब्रिटिश भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया, किस एक्ट में किया गया? तो 1833 के एक्ट में किया गया। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, वही ऊपर वाला दिखवा गया यहाँ पर फिर से। ठीक है। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया गया? तो 1853 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट द्वारा जो है गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और जो कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया गया? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के एक्ट द्वारा स्थापित नई परिषद का क्या नाम दिया गया? तो भारतीय विधान परिषद, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद जो है ये था, इसी का नाम जो 1853 के एक्ट द्वारा स्थापित नई परिषद को नाम दिया गया। 1858 के एक्ट को किसने जो है भारत में सुशासन का अधिनियम कहा था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड पामस्टन ने। किसने कहा था भाई? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसने कहा था भाई? 1851 के एक्ट को। 1858 के एक्ट को जो है भारत में सुशासन का अधिनियम किसने कहा था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने। किसने कहा था भाई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने क्या कहा था? भारत में सुशासन का अधिनियम कहा था। किसको? 1858 के एक्ट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत परिषद जो 1858 में बनी उसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था। भारत परिषद जो है जो 1858 में बनी उसका मुख्यालय कहाँ था? लंदन था। 1861 के एक्ट द्वारा किन प्रांतों में नई विधान परिषदें बनाई गई? तो बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और जो पंजाब, इन जगहों पर क्या बनाया गया भाई? 1861 के एक्ट के द्वारा जो है नई विधान परिषदें बनाई गई। रॉयल टाइटल्स एक्ट, यानी कि रॉयल टाइटल्स एक्ट कब पारित हुआ था? जिसके तहत जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद घोषित किया गया? तो 1876। रॉयल टाइटल्स एक्ट कब पारित हुआ था? जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को जो है कैसर-ए-हिंद की जो है उपाधि दी गई थी, या फिर कैसर-ए-हिंद जो है उनको घोषित किया गया था। तो 1876 का एक्ट था। रॉयल टाइटल्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो भाई ये जो 1876 में पारित हुआ था, जिसमें जो महारानी विक्टोरिया को क्या कहा गया था? कैसर-ए-हिंद घोषित किया गया था। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना जो 1885 के बाद जो है किस एक्ट में पहली बार भारतीयों की मांगों का थोड़ा असर दिखा था? तो 1892 में। 1892 जो है 1892 का अधिनियम जो था उसमें जो है कांग्रेस की स्थापना के बाद इसी एक्ट में जो है पहली बार जो है भारतीयों की मांगों का थोड़ा सा दर्द दिखा था 1892 में। 1892 का जो अधिनियम था उसी में पहली बार जो है दिखा था ये चीज। ठीक है, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा मैं ग्लासेज ले लूं भाई। ग्लासेज मैं डेली भूल जाता हूँ जब रिकॉर्ड करता हूँ क्लास, और जब रिकॉर्ड के सेशन में आधा पहुंच जाता हूँ तो भाई मुझे याद आती है। चलिए आगे देखते हैं हम। 1892 के एक्ट में बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन क्या वोट देने का अधिकार था? नहीं भाई। 1892 का जो बजट था उसमें बहस करने का अधिकार था, लेकिन भाई वोट देने का अधिकार था नहीं था भाई। लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम जो है किसे कहा जाता है? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम को लॉर्ड क्रॉस का नियम कहा जाता है। लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम किसे कहा जाता है? तो 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम था उसको लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम कहा जाता है। अरुंडेल समिति 1906 का संबंध किस अधिनियम के निर्माण से था? तो 1919 का मार्लिमेंटो सुधार जो है अरुंडेल समिति 1906 का संबंध इस अधिनियम से था। ठीक है। 1919 के एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल कितने सदस्य थे? तो 60, पहले 16 थे। 1919 के एक्ट में जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल कितने सदस्य थे? तो भाई 60 हो गए थे, पहले ये 16 थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने किस एक्ट के बारे में कहा था कि
इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो 1919 का मार्ले मिंटो जो सुधार था उसको गांधी जी ने क्या कहा था, इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1919 के मार्ले मिंटो सुधार को गांधी जी ने क्या कहा था, इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1919 के एक्ट में आरक्षित विषयों पर किसका नियंत्रण था, तो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद का क्या था भाई, नियंत्रण था। 1919 के एक्ट में जो है आरक्षित विषयों यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट्स पर किसका नियंत्रण था, तो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद का। हस्तांतरित विषयों जो है पर नियंत्रण किसका था, तो गवर्नर और जो है भारतीय मंत्रियों का। जो हस्तांतरित विषय थे, ट्रांसफर्ड जो है सब्जेक्ट जो थे, उन पर किसका नियंत्रण था, तो गवर्नर और भारतीय मंत्रियों का था। वित्त, पुलिस और न्याय 1919 के एक्ट में जो है कैसे विषय थे, तो आरक्षित विषय थे। वित्त था, पुलिस था और न्याय, ये 1919 के जो एक्ट था उसमें कैसे विषय थे, ये आरक्षित विषय थे। वित्त, पुलिस और न्याय, वित्त, पुलिस और न्याय 1919 के एक्ट में कैसे विषय थे, आरक्षित, यानी कि ये किसके पास थे, गवर्नर और जो उसकी कार्यकारी परिषद। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि 1919 के एक्ट के तहत किसके साथ हो गए थे, हस्तांतरित विषय, यानी कि ये जो है गवर्नर और भारतीय मंत्रियों के पास था। शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या था भाई, कृषि। भारत में महालेखा परीक्षक के पद की स्वतंत्र व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी, तो 1919 में जो है कैग की सुविधा जो है की गई थी। कैग के पद की स्वतंत्र व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी, तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें जो है कैग को जो है लाया गया था। भारत सचिव के काम को कम करने के लिए लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का पद किस एक्ट से बना था, तो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है भारत सचिव के काम को कम करने के लिए लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का पद बना था। इस एक्ट के तहत 1919 का अधिनियम था। संपत्ति कर, शिक्षा या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार किस एक्ट में दिया गया, तो 1919 के अधिनियम में दिया गया। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार, मतलब जिसके पास संपत्ति ज्यादा, कर जो ज्यादा दे रहा है, फिर जो शिक्षा जो है जिसकी अच्छी है उसको जो है सीमित अधिकार, मताधिकार दिया गया। ये किस एक्ट के तहत, 1919 का अधिनियम जो था उसके तहत दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में क्या आयोजित किया गया था, तो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में क्या आयोजित किया गया था भाई, तो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। पूना पैक्ट 1932 में किस ब्रिटिश फैसले को जो है संशोधित किया था, तो कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक जो है पंचायत को जो है क्या किया था भाई, संशोधित किया था पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में किस ब्रिटिश फैसले को संशोधित किया था, तो कम्युनल अवार्ड को। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी, तो ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड। ये कल भी आया था भाई, कल हिस्ट्री वाली क्लास में आया था, मॉडर्न वाली, उसको जरूर से आप लोग देना है हिस्ट्री की क्लास को। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास में 1773 से 1853 तक के एक्ट्स को क्या कहा जाता है, कंपनी का शासन कहा जाता है भाई। 1773 से 1853 तक, 1858 सॉरी हाँ, ये 1853 हो जाएगा, फिर जो है 57 तक हो जाता है ये भाई। 1857 की क्रांति होती है, उसी के बाद जो 1858 से जो है 1497 तक के अधिनियम को क्या कहा जाता है, ताज का शासन कहा जाता है। ठीक है, संविधान में जो है संविधान के कितने अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान के कितने अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे, तो 15 अनुच्छेद थे, जिसमें जो है नागरिकता, चुनाव आदि से जुड़े नियम थे। ठीक है, संपूर्ण संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी का दिन ही संविधान लागू करने के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि भाई 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी का दिन ही संविधान लागू करने के लिए चुना गया। ठीक है भाई, इसी कारण से। ठीक है, अब संविधान के निर्माण से प्रश्न आने लगे हैं भाई, संविधान के निर्माण से जो है भाई प्रश्न आने लगे हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को जो है क्या हुई थी भाई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 1950 से 52 पहले आम चुनाव तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया था, तो संविधान सभा ने। संविधान सभा ने 1950 से 52 पहले आम चुनाव जो थे उस तक जो है भारत की अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया था, तो संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या था, हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक क्या था भाई, तो हाथी था। ठीक है, भारतीय संविधान के मुख्य सुलेखक कौन थे भाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे भैया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जो कि भारतीय संविधान के मुख्य सुलेखक थे। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। मूल संविधान किस शैली
में हाथ से लिखा गया था तो इटैलिक शैली में। किस शैली में भाई? इटैलिक शैली। ऐसे हल्का सा टेढ़े टेढ़े करके नहीं लिखा जाता है, वो इटैलिक से क्या होती है भाई? शैली होती है। ठीक है, क्या होती है? इटैलिक श्रेणी में जो है हाथ से लिखा गया था मूल संविधान। मूल संविधान के पन्नों को सजाने और सौंदर्यीकरण करने का कार्य जो है किसने किया? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में, कि जो है भाई किसको जो है श्रेय दिया जाता है? ये किसको श्रेय दिया जाता है? तो ये जो है भाई किसको दिया जाता है श्रेय? तो ये जो है शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें जो है नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, इनका नाम याद रखना, नंदलाल बोस और जो है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, प्रस्तावना का सौंदर्यकरण जो है विशेष रूप से किसने किया था? तो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। किसने किया था भैया? प्रस्तावना का जो है सौंदर्यकरण जो है विशेष रूप से किसने किया था? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने जो है हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था। संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया था। ठीक है, संविधान की विशेषताएं और भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार कहां से हुआ था? भाई संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है बंगाल विभाजन के बाद जो है बॉम्बे से। बंगाल विभाजन जब हो गया तो भाई उसके बाद बॉम्बे से जो है इनका क्या हुआ था भाई? तो चयन हुआ था। और उसके पहले जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है इनका चयन हुआ था। ठीक है, इनका कहां से चयन हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज समिति यानी कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र ध्वज जो समिति थी यानी कि तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा के बारे में क्या कहा था? तो संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ऑस्टिन ने क्या कहा था भाई? जो है इसने क्या कहा था संविधान सभा के बारे में? तो संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा के सदस्यों में जो अनुसूचित जनजाति एसटी की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भाई 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जाति में जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। देशी रियासतों की तरफ से संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत से थे? तो भाई मैसूर से थे। कहां से थे भाई? मैसूर से थे। कहां से हमें देखने को मिलते हैं भाई? मैसूर से देखने को मिलते हैं, जहां से 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 7 सदस्य थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से चुनकर आए थे? तो संयुक्त प्रांत यानी कि अब उत्तर प्रदेश से थे। 55 जो है सदस्य चुनकर आए थे ब्रिटिश प्रांतों से, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से, जो कि संयुक्त प्रांत था उस टाइम। ठीक है, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? ये अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी भाई? कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है भाई भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये सब बीच में कैसे ऐड कर दिया भाई? 200वां प्रश्न यहाँ पर लाकर कर दिया, 101 से यहाँ से दे दिया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए जो है सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम कौन सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935 है। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस प्रावधान जो है किस एक्ट में किया गया? तो 1935 का अधिनियम था। अब इसको फिर से देखो ऊपर से क्वेश्चन को, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए जो है सबसे बड़ा जटिल अधिनियम कौन सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के में हुआ था? तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें हुआ था। 1935 के एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आया नहीं। देशी रियासतों ने जो है शामिल होने से मना कर दिया था। इसी कारण से क्या हुआ था भाई? जो है ये कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया था। कभी अस्तित्व में इसी कारण से ये नहीं आ पाया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट ने दी? तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो 1935 में जो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। और जो है केंद्र में द्वैत शासन को समाप्त कर किस एक्ट के तहत जो है
1935 का अधिनियम जो था उसके तहत, ठीक है। कोयल देख रहे हो भाई बोल रही है, आवाज आ रही होगी हल्की सी, सुनाई दिया? कोयल बोल रही है हमारे यहाँ। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ, प्रांतीय और समवर्ती किस एक्ट में किया गया? तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ, प्रांतीय और समवर्ती में, ठीक है। अब देखो भाई अभी चल ही रहा है वही क्रिप्स मिशन वगैरह, वो बीच में थोड़ा सा कुछ इधर उधर से क्वेश्चन कर दिया था भाई। 1935 के एक्ट में जो है अवशिष्ट शक्तियां किसने दी थी? तो वाइस राय को। 1935 के एक्ट में जो है अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो वाइस राय गवर्नर जनरल को। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत हुई? तो 1935 का अधिनियम जो था 1937 में दिल्ली में स्थापित किया गया संघीय जो है न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? 1935 का अधिनियम 1937 में दिल्ली में स्थापित। फेडरल कोर्ट के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर मॉरिस गवेयर। सर मॉरिस गवेयर जो है ये कहते हैं फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत। बर्मा को भारत से अलग करने के अधिनियम किस अधिनियम? 1935 का अधिनियम था, 1937 में अलग हुआ था भाई। सिंध और ओडिशा नाम के 2 नए प्रांत किस एक्ट में? 1935 का अधिनियम था सिंध और ओडिशा जिसमें बनाए गए। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस एक्ट में? 1935 में। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ जो है प्रांतीय लोक सेवा आयोग 1935 का अधिनियम। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार जो किस एक्ट में? 1935 का अधिनियम जो था जिसमें जो है दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए क्या किया गया भाई? पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1935 के एक्ट को यह दास्ता का नया चार्टर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के एक्ट को कि यह दास्ता का नया चार्टर है। क्या भाई? यह दास्ता का नया चार्टर ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को। यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक ने तो है पर इंजन नहीं। 1935 पर ये जो है 1935 के एक्ट पर यह टिप्पणी किसने की थी भाई? दिया दास्ता का नया चार्टर है, ये जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा था। और यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की? तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा? ये 1938 में कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने घोषणा की थी भाई? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान जो है बिना बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग को संवैधानिक रूप से किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में भाई। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो है ये स्वीकार किया कि ठीक है भाई तुम लोग बना लो संविधान, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि यह जो है 2 अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान को नहीं मानता था, इसलिए जो है क्रिप्स मिशन को जो है मुस्लिम राष्ट्र ने नहीं माना, मुस्लिम लीग ने नहीं माना। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को जो इन्होंने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मार्च मिशन जो है भारत आया 24 मार्च 1946 को। ये याद रखना, सब लोग सिर्फ डेट सन याद रखते हैं, तुम डेट भी याद रखना भाई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके सदस्य थे, और एवी जो है अलेक्जेंडर ये भी इसके क्या थे भाई? सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, ठीक है। क्या कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया? नहीं, पूर्णतः इन्होंने खारिज कर दिया था कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य जो है संविधान सभा में होने थे। 389 सदस्यों में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को कितनी सीटें दी गई? 296 जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों को
दी गई और 389 सदस्यों में से देशी रियासतों को जो है 93 सीटें मिली थी देशी रियासतों को, और जो है 296 जो है ब्रिटिश प्रांतों को मिली थी। ठीक है भाई, जो कि ब्रिटिश प्रांत थे, और 93 देशी रियासतों को। लेकिन आगे देखते जाओ भाई, ब्रिटिश भारत की जो है 296 सीटों में से चीफ कमिश्नर क्षेत्र में कितनी सीटें थी, तो 4 थी, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और जो है कुर्ग बलूचिस्तान। ये जो है क्या थी, ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की सीटें थी 4, दिल्ली, आमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई से अगस्त 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव में जो है कांग्रेस ने 296 में से कितनी सीटें, 208 सीटें। चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें, 73 सीटें। ये याद रखना, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 208 सीटें जो है कांग्रेस को। ठीक है, संविधान सभा में सीटों का आवंटन कितनी जनसंख्या के एक प्रतिनिधि के अनुपात में होता है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी भाई, 15 थी। ये याद रखना, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी, 15 थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी, बेगम एजाज रसूल जो थी, ये एक पहली महिला थी जो कि किसमें थी भाई, ये जो है इसमें थी, किसमें, संविधान सभा में एक मुस्लिम महिला सदस्य थी, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कैसे होना था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कैसे होना था, तो रियासतों के प्रमुख द्वारा जो है मनोनयन से, किसके द्वारा, नॉमिनेशन के द्वारा जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन होना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार से होना था, तो मनोनयन के द्वारा, यानी कि नॉमिनेशन के द्वारा। ठीक है, क्या महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान के सदस्य थे, नहीं, दोनों सदस्य नहीं थे भाई। संविधान सभा का चुनाव किस मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो सीमित मताधिकार, यानी कि वयस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है, सिर्फ युवा इसमें दे सकते थे। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव किस मताधिकार के अधिकार पर हुआ था, सीमित मताधिकार, वयस्क मताधिकार नहीं था। माउंट बेटन योजना, 3 जून योजना जिसको कहा जाता है, का संबंध किससे, तो भारत विभाजन से जो है इसका संबंध है। माउंट बेटन योजना जो कि जिसको जो है 3 जून योजना भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ, तो 8 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। 1947 के अधिनियम में भारत को क्या दर्जा दिया गया, तो एक स्वतंत्र और जो है संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया 1947 के अधिनियम में। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ, तो 18 जुलाई 1947। विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई। 299 से भारतीय प्रांतों में कितने सदस्य बने, बचे भाई 229 जो है भारतीय प्रांतों में सदस्य बने, दो बचे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 299 में से देशी रियासतों के कितने सदस्य बचे भाई, 70 जो है सदस्य बचे। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, तो हैदराबाद रियासत के जो है क्या हुए भाई, ये प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर की बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया गया था 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, फ्रांस की तर्ज पर जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने। ये इंपॉर्टेंट है कि जब पहली बैठक हुई थी उसमें जो है कितने लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने गए थे, 11 दिसंबर को। ठीक है, क्या बने थे ये, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए, तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी जो है ये 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और जो है वी.टी. कृष्णमाचारी जो है ये चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, सर बी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार जो है ये चुना गया था संविधान सभा का। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, सर बी.एन. राव को। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था,
जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश हुआ था भाई? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में भाई पेश तो 13 दिसंबर 1946 को हो गया था, लेकिन भाई तब जो है नहीं हुआ, 1 महीने कुछ दिन में जो है ये प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का कौन सा हिस्सा बन गया? तो प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया? प्रियम्बल जो है ये बन गया कुछ समय पश्चात। ठीक है, संविधान सभा ने विधायिका के रूप में भी काम किया। जब यह विधायिका के रूप में मिलती तो अध्यक्षता कौन करता था? तो जीवी मावलंकर करते थे। जब यह विधायिका के रूप में मिलती तो अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा के रूप में बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के रूप में बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब विधिक विधायिका के रूप में मिलती थी तो अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर जी करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर कौन थे भाई? जीवी मावलंकर थे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। 1947 के अधिनियम के बाद संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई। इसका क्या अर्थ है? 1947 के अधिनियम के बाद संविधान सभा क्या बन गई? संप्रभु निकाय बन गई। इसका क्या अर्थ है? तो वह ब्रिटिश कानूनों को निरस्त या बदल कर सकती थी। मतलब ये जो संविधान सभा थी वो ब्रिटिश कानूनों को निरस्त कर सकती थी या फिर बदल सकती थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज भाई 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947। ये याद रखना है ये डेट, इसीलिए इसको लिख भी दिया हूँ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया यानी कि जनगण मन को? तो 24 जनवरी। 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दोनों जो है 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ये भी 24 जनवरी 1950 को। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन कब किया? तो मई 1949 में। कॉमनवेल्थ की सदस्यता का जो है सत्यापन कब किया? तो भाई मई 1949 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता का क्या किया गया भाई? सत्यापन किया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने कुल कितनी बड़ी समितियों का गठन किया था? तो 8 बड़ी समितियों का गठन किया। 8 बड़ी समितियों का संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा ने कुल कितनी बड़ी समितियों का गठन किया? तो 8 बड़ी समितियों का संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा ने गठन किया था। ठीक है, अब वो कौन कौन सी समितियां उनको चलिए हम लोग देखते हैं कायदे से। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? यूनियन पावर कमेटी, इसके जो है सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति यानी कि शक्ति समिति के, और जो है संविधान समिति यानी कि इसके आगे संघ लगा हुआ है, संघी, तो उसके जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब समिति के अध्यक्ष जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये सब पूछा गया हुआ प्रश्न और पूछा भी जाएगा भाई। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के लिए जो है सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार की एक उप समिति भी थी जिसकी अध्यक्ष कौन थी भाई? जेबी कृपलानी थी। और अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष एचएससी मुखर्जी थे। कौन थे भैया? एचएससी मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति के अध्यक्ष भी और जो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यों के लिए सीमित यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ भाई? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ भाई? प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ?
तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित जो है कुल सदस्य कितने थे? मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अगर छोड़ कर गया तो 6 अन्य लोग थे, लेकिन उनको लेकर गया तो भाई 7 लोग थे। प्रारूप समिति का गठन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रारूप समिति का गठन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था भाई? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 सदस्य कौन कौन से थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन माधव राव थे और टी डी कृष्णाचार्य थे। ठीक है भाई। अब देखो प्रारूप समिति में बी एल मित्र की जगह जो है किसने ली थी? तो एन माधव राव ने ली थी। क्यों भाई? स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है बी एल मित्र ने क्या दे दिया था भाई? इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था भाई? बी एल मित्र ने इस्तीफा दे दिया था। इसी कारण से जो है एन माधव राव हुए थे। क्या होते भाई? इसी कारण से एन माधव राव क्या हुए थे भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए थे। प्रारूप समिति सदस्य हुए थे। ठीक है। प्रारूप समिति में जो है बी एल मित्र की जगह पर कौन आए थे भाई? एन माधव राव आए थे। क्यों आए थे भाई? स्वास्थ्य कारणों से जो है बी एल मित्र ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन शामिल हुए थे प्रारूप समिति में? तो टीटी कृष्णाचारी जो है टीटी कृष्णाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन राव ने, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था बी एन राव ने। बी एन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन ही क्यों हुआ था भाई? कि बी एन राव जी द्वारा जो तैयार प्रारूप है उस पर विचार करने के लिए। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया था? तो 4 नवंबर 1948 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा को अंतिम प्रारूप कब पेश किया था? तो 4 नवंबर 1948 को। ये याद रखना डेट की अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान सभा को, संविधान का अंतिम प्रारूप। तो 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को ये पेश किया गया था। ठीक है। संविधान पर कुल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे भाई? 3 वाचन। ये याद रखना कि कितने वाचन हुए थे? तो 3 वाचन हुए थे। संविधान का तीसरा और अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान का तीसरा और अंतिम वाचन समाप्त हो गया था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत और पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया। ठीक है भाई। और कुछ चीजें इसमें से पारित भी उसी टाइम कर दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो है कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है। अब देखो 26 नवंबर को क्या क्या चीजें लागू हुई थी, वो चीजें यहाँ पर देखिए। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, लगभग 22 भाग थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, ये पूछा जाता है। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? ये 395, ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। ठीक है। और जो लगभग कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को उपस्थित कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने। 284 सदस्यों ने जो है क्या किया था भाई? संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस को विधि दिवस दोनों में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और विधि दिवस भी मनाया जाता है। संविधान का पिता या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है भैया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने रुपए खर्चे हुए थे? लगभग जो है 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन देख लो भाई। कहाँ पे पेस्ट मैंने किया था कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर। आ गया। चलो देखते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने जो है नोट डाउन कर लिए थे, जो है उनको भी देख लो। संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे? तो 15 अनुच्छेद नागरिकता, चुनाव आदि को जो है लागू कर दिया गया था।
संपूर्ण संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था? जो 26 नवंबर 1950 और 26 नवंबर का दिन ही, क्योंकि भाई पूर्ण स्वराज। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। 1950 से 52 पहले आम चुनाव में भारत में अंतिम संसद के रूप में किसने किया? संविधान सभा ने। संविधान सभा का प्रतीक क्या माना जाता है? हाथी। संविधान सभा के मुख्य सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये याद रखना, संविधान सभा के मुख्य सुलेखक कौन थे भाई? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। मूल संविधान किस शैली में हाथों से लिखा गया था? तो इटैलिक शैली में लिखा गया था। मूल संविधान के पन्नों को सजाने या सौंदर्यकरण करने का कार्य किसे दिया गया? तो शांति निकेतन के कलाकारों को, नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा को। ठीक है, ये चीजें ऊपर थी, लेकिन भाई थोड़ा सा मैं जो है ना सोचा नहीं थी, तो बीच में मैंने लास्ट में देखा 200 क्वेश्चन शामिल इसने किए थे, तो इसलिए जो है मैंने इनको अपनी तरफ से फिर से शामिल कर दिया। ठीक है, प्रस्तावना का सौंदर्यकरण जो है विशेष रूप से किसने किया था भाई? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य ने। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार कहां से हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। विभाजन के बाद जो है बॉम्बे से हुआ था। राष्ट्र ध्वज समिति, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा था? संविधान सभा एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य कितने थे? 33 से भाई। देशी रियासतों की तरफ से संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से 7 सदस्य, और जो है ब्रिटिश प्रांत से संयुक्त प्रांत जो कि था, जहां से जो है 55 सदस्य। अब उत्तर प्रदेश है। संविधान सभा में किस अनुच्छेद में कहा गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी भाई? कठोर एवं लचीलेपन का क्या भाई? मिश्रण है। कठोर एवं लचीलेपन का क्या भाई? भारतीय जो है संविधान वो है कठोर एवं लचीलापन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू। और शाम को आज भाई रेडी रहना, आज लाइव क्लास होगी और चलेगी भाई, अपने आप में क्लास बेहतरीन चलेगी। थैंक यू सो मच।